हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। क्योंकि आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, उसको खरीदा और बेचा जाता है। जैसे सिंपल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट क्या है, एक ऐसी जगह जहां पर हम चीजों को खरीदते बेचते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदते और बेचते हैं। तो ये बेसिकली हमें जो फाइनेंशियल मार्केट है वो यहाँ पर इन्वेस्टर इन्वेस्टर और जो बोरोवर है उसको जोड़ने का जो है वो काम करता है। अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो फाइनेंशियल मार्केट में जाए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट को परचेज कर ले। और अगर किसी को बोरो करना है तो फाइनेंशियल मार्केट में जाए, वहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करे और फंड जो है वो बोरो कर ले। और हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश के डेवलपमेंट में फाइनेंशियल मार्केट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में समझेंगे। तो पहली जो हमारी टाइप है फाइनेंशियल मार्केट की, या फिर इसको आप सेगमेंट भी कह सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट का, वो है मनी मार्केट। क्या है? मनी मार्केट। तो मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से कम का होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रेजरी बिल्स, क्या है हमारे यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, तो जो ट्रेजरी बिल्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है, और उनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 364 डेज का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो कहाँ ट्रेड किए जाएंगे? मनी मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड किए जाएंगे। जो मेन इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं वो होते हैं कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, RBI जो है वो मनी मार्केट को रेगुलेट करने का जो है वो काम करता है। और मनी मार्केट अगर हम कैपिटल मार्केट के साथ कंपैरिजन करें तो मनी मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर सिक्योर होते हैं, यहाँ पर जो रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि हम जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं उनका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं वो काफी ज्यादा लिक्विड भी होते हैं, यानी कि आप उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज और हमारे गवर्नमेंट, और लास्ट में इन्वेस्टर। ठीक है, यानी कि मनी मार्केट के अंदर हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है, कंपनीज भी इशू करती है और गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो एक एक करके इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर मेनली हमारी जो बैंक्स है वो आ जाती है। कौन आ जाती है? बैंक्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। ये तीनों ना बैंक के साथ यहाँ पर रिलेटेड है, और ये तीनों बैंक यहाँ पर इश्यू करती है। जब एक बैंक को दूसरे बैंक से फंड्स बोरो करने हैं या फिर फंड्स लेंड करने हैं तो वो इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक बैंक ए है और एक बैंक बी है। इसको यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स बोरो करना है और इसे शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स जो है वो लेंड करना है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी का। बस इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ड्यूरेशन का, कि कितने ड्यूरेशन के लिए लोन जो है वो लिया जा रहा है। अगर हम कॉल मनी की बात करें, अगर एक बैंक को सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए फंड को बोरो करना है या फिर लेंड करना है, तो वो कॉल मनी का यहाँ पर यूज जो है वो करेगी। जैसे अगर इसको सिर्फ एक दिन के लिए फंड यहाँ पर बोरो करना है और इसे एक दिन के लिए लेंड करना है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कॉल मनी। उसके बाद अगर यहाँ पे जो बोरविंग और लैंडिंग की जा रही है बैंकों के द्वारा, वो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक की है, तब यूज किया जाएगा यहाँ पर नोटिस मनी का। और लास्ट में हमारा यहाँ पर टर्म मनी है। तो अगर यहाँ पर 14 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम, ठीक है, अप टू 1 ईयर के लिए फंड्स बोरो और लेंड किया जा रहा है, तो वहां पर टर्म मनी जो है वो यूज की जाएगी। उसके बाद है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या है हमारे यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, वो बेसिकली एफडी के तरीके से ही होता है। यानी कि बैंक जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है और हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, और हमारा जो पैसा होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहता है, ठीक है। और जैसे ही मेच्योर हो जाता है तो बैंक हमारा पैसा वापस कर देती है, बिल्कुल एफडी के तरीके से। बस डिफरेंस क्या है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो एफडी के मुकाबले थोड़ा कम होता है। जैसे एफडी का ड्यूरेशन क्या होता है, 5 साल, 10 साल, ठीक है, पर इसका जो है वो 1 साल से कम का होता है। तो बेसिकली एक नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको डीमेटलाइज फॉर्म में इशू किया जाता है। डीमेटलाइज फॉर्म का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से इशू किया जाता है। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही बाय कर सकते हो। इसको जो है यहाँ पर हमारी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको आरबीआई ने परमिशन दी है, वो इन इंस्ट्रूमेंट को इशू जो है वो कर सकते हैं। सीडी जो है वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और रिडीम किए जाते हैं पार वैल्यू पे। यानी कि अगर मान के चलो हमारे सीडी की जो फेस वैल्यू है वो 100 है, तो इससे कम प्राइस पे जो है इशू किए जाएंगे, जैसे कि 90 रुपीज पे। और जब ये रिडीम किए जाएंगे, यानी कि बैंक जब इन्वेस्टर का पैसा वापस किया जाएगा, तो ये पार वैल्यू पे जो है रिडीम किया जाएगा, यानी कि 100 पे। और ये जो 10 रुपीज होगा वो प्रॉफिट होगा हमारे इन्वेस्टर का, ठीक है। अगर हम टेन्योर की बात करें, जो टेन्योर है वो है 7 दिन से लेकर 1 साल तक का, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर हम सीडी जो है वो इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है इशूड बाय गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जब उसे शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेन जो है वो है ट्रेजरी बिल्स। ये बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स जो है वो 3 टाइप की होती है। अगर हम ड्यूरेशन के बेस पर बात करें, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ट्रेजरी बिल को हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है आर एट पार वैल्यू। तो सेम चीज जो सीडी के केस में थी। नेक्स्ट है इशूड बाय कंपनीज। तो कंपनीज भी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। कंपनीज के द्वारा जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है वो होता है कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर को 1990 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और कमर्शियल पेपर बेसिकली एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलती। जैसे कि अगर आप ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर सिक्योरिटी गवर्नमेंट की मिलती है, पर यहाँ पर आपको किसी भी तरह का जो सिक्योरिटी है वो नहीं मिलता है। इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है। और इसे भी यहाँ पर डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है एट पार वैल्यू पे। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, रेपो, ठीक है। अब ये रेपो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो देखो रेपो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उनको सेल करती है। साथ के साथ वो सामने वाली पार्टी से ये एग्रीमेंट भी करती है कि मैं फ्यूचर डेट पर ये जो सिक्योरिटी है वो वापस से आपसे खरीद लूंगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो मान के चलो ए और बी पर्सन है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फंड्स की जरूरत पड़ी, ठीक है। और इसके पास ना कुछ यहाँ पर सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल थी। क्या थी, सिक्योरिटीज जो थी वो अवेलेबल थी। मान के चलो हमारे यहाँ पर शेयर्स अवेलेबल थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये जो सिक्योरिटीज है वो बी पर्सन को यहाँ पर सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया, और कहा कि मैं आपको ना ये 3 महीनों के बाद ये जो सिक्योरिटीज है वो वापस से आपसे परचेज कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेपो कहते हैं। तो बेसिकली एक रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है जिसके जरिए बोरोविंग और लेंडिंग की जाती है फंड्स की कोलैटरलाइज्ड बेसिस पे। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है वो बेसिकली एक कोलैटरल के तरीके से जो है वो काम करती है हमारे जो यहाँ पर लेंडर होता है, जो लोन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर एक पार्टी अपनी सिक्योरिटीज को दूसरी पार्टी को सेल करती है, साथ के साथ एग्रीमेंट करती है कि ये जो सिक्योरिटी है फ्यूचर डेट पर वापस से उससे खरीद लेगा। उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेपो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो कहते हैं। जो यहाँ पर सेलर होता है सिक्योरिटी का, उसे यहाँ पर फंड्स मिल जाते हैं। और जो बायर होता है उसको सिक्योरिटीज जो है एज अ कोलैटरल मिल जाती है।
ताकि उसको किसी भी तरह का खतरा ना हो सके। तो ये क्या था हमारा मनी मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट का अगर हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालें तो मनी मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है। यानी कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना है, तो आप कहाँ जा सकते हो, आप मनी मार्केट में जा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी मार्केट है वो है कैपिटल मार्केट। क्या है कैपिटल मार्केट? तो कैपिटल मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है, जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट की खासियत क्या है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट प्लस हमारे जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, दोनों का ही जो है वो ट्रेड किया जाता है, दोनों को ही खरीदा और बेचा जाता है। जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट के अंदर जनरली जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट को इशू करके हम एक तरह से डेट जो है वो लेते हैं। पर कैपिटल मार्केट में क्या है कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर सकते हो, साथ के साथ आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर इशू जो है वो कर सकते हो, ठीक है। जो मेन इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं वो है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंशियल, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो सेबी है वो कैपिटल मार्केट का क्या है, रेगुलेटर है। क्या है? रेगुलेटर, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो वहां पर आंसर होगा आरबीआई। और कैपिटल मार्केट के केस में कौन है, हमारा सेबी है। सेबी का फुल नेम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आगे फर्दर कैपिटल मार्केट की भी दो टाइप है। पहली टाइप है प्राइमरी मार्केट और दूसरी टाइप है हमारी सेकेंडरी मार्केट। अब ये होती क्या है, तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक ऐसी कैपिटल मार्केट होती है जहां पर सिक्योरिटीज को पहली बार जो है वो इशू किया जाता है, पहली बार उसे खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मान के चलो एक एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। वो अभी अभी नई बनी है और पहली बार वो फंड रेज करने के लिए अपने जो है वो शेयर्स इशू कर रही है। इससे पहले कभी भी इसने इशू नहीं किए। तो वो कहां पे इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट के अंदर। कहां पे इशू करेगी, प्राइमरी मार्केट के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि प्राइमरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज को पहली बार इशू किया जाता है, इसीलिए जो ट्रेड होता है वो इन्वेस्टर और जो ओरिजिनल इशूअर होता है उसके बीच में होता है। जैसे अगर एक्स वाई जेड कंपनी ने यहाँ पर शेयर्स को इशू किए, तो ये कौन है, इशूअर है, ओरिजिनल इशूअर है। इसने शेयर्स इशू किए, इन्वेस्टर ने बाय कर लिए। तो जो ट्रेड हो रहा है, जो खरीद बेच हो रही है, वो किसके बीच में हो रही है, हमारा जो ओरिजिनल इशूअर है और जो हमारा यहाँ पर इन्वेस्टर है, ठीक है। उसके बाद जो सिक्योरिटीज की प्राइसेस है उसे कौन फिक्स करता है, तो उसे फिक्स करती है कंपनी, यानी कि कंपनी अपने हिसाब से देखती है कि उसकी कंपनी के क्या वैल्यू है, क्या मार्केट वैल्यू, उसी के हिसाब से वो शेयर्स का जो है प्राइस फिक्स करती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो वहां पर भी जो सिक्योरिटीज है वो दो तरीके से इशू की जा सकती है। एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर और एक है फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो देखो, जब कोई नई नई कंपनी बनी होती है जो पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है, तो वो यूज करती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि वो पहले से लिस्टेड कंपनी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, वो पहली बार शेयर्स यहाँ पर इशू कर रही है, तो वो यूज करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। पर अगर कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, यानी कि उसने पहले ही अपने शेयर जो है वो इशू किए हैं और फिर से वो नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो फर्दर पब्लिक ऑफर का यूज जो है वो करती है। जैसे एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने पहले 1 लाख के शेयर जो है यहाँ पर इशू किए। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसके बाद इसे फिर से फंड की जरूरत पड़ी। अब वो 1 लाख के शेयर उसने और नए इशू किए, पर ये शेयर क्या है, बिल्कुल नए हैं। तो ये जो कंपनी है वो फर्दर पब्लिक ऑफर का यहाँ पर यूज जो है वो करे। उसके बाद है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी कैपिटल मार्केट होती है जहां पर जो सिक्योरिटीज है उनकी जो परचेज होती है वो इन्वेस्टर इन्वेस्टर से करता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज ट्रेड की जा चुकी है, जिनकी सेल परचेज हो चुकी है, उनका ट्रेड जो है वो किया जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल दूं, तो अगर मान के चलो एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने यहाँ पर 10,000 शेयर्स इशू किए, इसको एक ए पर्सन ने बाय कर लिया, तो ये तो जो ट्रेड हुआ वो प्राइमरी मार्केट के अंदर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो एक पर्सन उसने ये 10,000 शेयर्स जो है वो बी पर्सन को सेल कर दिए। तो ये जो ट्रेड हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड जो है वो होता है। इसीलिए ट्रेड हमारा इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में होता है, और जो प्राइस होता है वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि जो प्राइसेस होते हैं, जो डिमांड होती है सिक्योरिटीज की, उसके हिसाब से जो है प्राइस फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील्ड मार्केट। अब बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे सिक्योरिटीज जो है वो इशू की जाती है, कौन कौन सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैपिटल मार्केट के अंदर इशू किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटीज की बात करें तो सिक्योरिटीज हमारी दो तरह की है। एक होती है ऑनरशिप सिक्योरिटीज और एक होती है हमारी डेट सिक्योरिटीज। ऑनरशिप सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, ऑनर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, ऑनर बन जाते हो। और डेट सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी को बेसिकली एक तरह का डेट देते हो, आप लोन प्रोवाइड करते हो।
ऑनरशिप सिक्योरिटीज के अंदर हमारी दो सिक्योरिटीज आती है, एक होती है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। और डेट सिक्योरिटीज के अंदर भी दो आती है मेनली, वो होता है बॉन्ड और डिबेंचर। ठीक है, तो एक एक करके आप इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स को। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो बेसिकली कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। उनका कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं। जब भी कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रही है तो वहां पर ये वोटिंग करके अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। इक्विटी शेयर जो है वो परमानेंट नेचर के होते हैं, यानी कि अगर इक्विटी शेयर कंपनी इशू करती है तो उसको रिडीम नहीं करती है, हालांकि उसको बाय बैक कर सकती है, पर वो एक्सेप्शनल केस होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, यानी कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका एक सर्टेन परसेंटेज शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, जिसको हम डिविडेंड जो है वो कहते हैं। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर वाले क्योंकि रियल ओनर होते हैं, तो जो मेन रिस्क होता है वो कौन बियर करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही करते हैं। जैसे अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली वो भी कंपनी के ओनर होते हैं, पर वो सेकेंडरी ओनर होते हैं, मतलब कि उनका कंपनी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट जो है वो नहीं होते। हालांकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कई चीजों में प्रेफरेंस इंजॉय करते हैं ओवर द कॉमन शेयर होल्डर्स, यानी कि कॉमन शेयर होल्डर यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके अगेंस्ट इनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो पहले जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पे किया जाएगा, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पे किया जाएगा। साथ के साथ अगर कंपनी मान के चलो लिक्विडेट हो रही है तो सबसे पहले जो पैसा है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई पैसा बचा तो वो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो उनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा 10%, यानी कि उसको 10,000 रुपए ही यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर। क्या है हमारे यहाँ पर डिवेंचर, तो डिवेंचर बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक तरह का लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करने का तरीका है। तो डिवेंचर क्या है, हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर मान के चलो किसी कंपनी को पब्लिक से बोरोइंग करनी है तो वो डायरेक्टली बोरोइंग नहीं कर सकती, इसके लिए वो क्या इशू करती है, यहाँ पर डिवेंचर इशू करती है। ठीक है, तो डिवेंचर बेसिकली क्या है, एक तरह का यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर जो कंपनी है वो बोरोइंग जो है वो करती है। अगर आप डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंपनी के क्या बन जाते हो, क्रेडिटर बन जाते हो। क्या बन जाते हो, क्रेडिटर बन जाते हो, और इसके ऊपर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। क्या पे किया जाता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है और जो कैपिटल मार्केट है उसके बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्या है। तो पहला देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है इशू की जाती है, ट्रेड की जाती है, और मनी मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म जो है सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। मेच्योरिटी पीरियड 1 साल या फिर उससे ज्यादा होता है, और कभी कभी तो इनडिफिनाइट भी हो जाता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए। और मनी मार्केट का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो अप टू 1 ईयर होता है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो कैपिटल मार्केट थोड़ी सी कम लिक्विड होती है एज कंपैरिजन टू मनी मार्केट। मनी मार्केट में हाई लिक्विडिटी पाई जाती है। और रिस्क फैक्टर की बात करें तो कैपिटल मार्केट में जो रिस्क होता है वो भी हायर होता है, और मनी मार्केट में जो रिस्क होता है वो कम होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो कैपिटल मार्केट है वहां पर जो रिटर्न होती है वो ज्यादा होती है क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है, और मनी मार्केट की बात करें तो वहां पर जो रिटर्न होती है वो थोड़ी सी कम होती है कैपिटल मार्केट के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं फिक्स इनकम मार्केट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, फिक्स इनकम मार्केट, जिसको हम डेट और बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो फिक्स इनकम मार्केट का यहाँ पर मतलब समझो। फिक्स इनकम मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है जिसपे आपको फिक्स इनकम जो है वो मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड किया जाएगा फिक्स इनकम मार्केट के अंदर। ऐसे ही हमारे जो बॉन्ड्स हैं, हमारे जो यहाँ पर बॉन्ड्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं फिक्स इनकम मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि फिक्स इनकम जो है वो मिलती है। अब कौन कौन सी यहाँ पर सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पर फंड्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो वो जब कैपिटल रेज करना चाहती है तो वो इन सिक्योरिटीज को जो है इशू कर देती है। कई बार फिजिकल डेफिसिट होता है तो उसको फाइनेंस करने के लिए, कई बार टेम्परेरी कैश मिसमैच होता है तो उसको फाइनेंस करने के लिए शेयर जो है वो इशू करती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोनों ही आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी यहाँ पे सिक्योरिटी इशू की जाती है, तो पहला है ट्रेजरी बिल। तो ट्रेजरी बिल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कैश मैनेजमेंट बिल की।
तो कैश मैनेजमेंट बिल भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको गवर्नमेंट इश्यू करती है ताकि जो टेम्परेरी मिसमैच हुआ होता है कैश फ्लो के अंदर उसको मैनेज किया जा सके। जैसे अगर मान के चलो टेम्परेरी बेसिस पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो खर्चा हो गया है वो 10,000 करोड़ हो गया, उसकी जो इनकम है वो 9,000 करोड़ हो गई, तो 1,000 करोड़ की जरूरत है यहाँ पर। तो ये जो टेम्परेरी है और ये जो जरूरत है वो टेम्परेरी बेसिस पड़ी, तो इसको पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट का यूज जो है वो किया जा सकता है। पहली बार इसे इशू किया गया था 2010 के अंदर, और ये नॉर्मली यहाँ पर 90 डेज से कम दिन के लिए इशू जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड्स होती हैं जिसके ऊपर फिक्स्ड और फ्लोटिंग कूपन इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। और इसकी जो टेन्योर होता है वो बेसिकली यहाँ पर 5 साल से लेकर 40 साल तक का होता है। मतलब कहने का क्या है कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए तो वो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इश्यू जो है वो कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है, तो देखो जब हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है फंड्स की अपने फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए, तो वो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू कर सकती है, और जनरली ये जो है वो 10 सालों के लिए इशू जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यहाँ पर क्या होता है, देखो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब भी हम यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका उसके ऊपर इन्फ्लेशन का काफी जो है इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रियल वैल्यू होती है वो यहाँ पर कम हो जाती है, हमें नुकसान हो जाता है। इस चीज को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को जो है वो लेकर आया गया। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर इश्यू जो है वो करती है। अब ये काम कैसे करती है, तो देखो नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे अगर आपने मान के चलो यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल के बाद अगर आपको मिलता है तो 1 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिला, मान के चलो यहाँ पर 10% मिला, तो वो हो गया हमारा 10,000 रुपए। ठीक है, पर इन्फ्लेशन जो है वो 12% थी, यानी कि यहाँ पर आपको 2% से आपकी जो वैल्यू है वो ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर रिटर्न तो मिली 10%, पर 12% से इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, यानी कि 2% ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई जिससे आपको नुकसान हो गया। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या करता है, तो देखो नॉर्मली क्या हुआ कि जब हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया तो हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया, जो हमारी फेस वैल्यू थी उसके ऊपर यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया गया जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है कि आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की होती है, जब भी उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो फेस वैल्यू है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन 10% का है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फेस वैल्यू उसको 10% से इंक्रीज कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, यानी कि 1 लाख से 1,10,000 रुपए हो जाएगा। अब इसके ऊपर यहाँ पर 10% इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा था वो यहाँ पर खत्म जो है हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या होता है, तो आपकी जो भी फेस वैल्यू है उसको पहले इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, फेस वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, फिर उस इंक्रीज वैल्यू पे जो है इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है 1987 में जो है इशू किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, देखो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई काफी सारे यहाँ पर चॉइसेस होते हैं, पर सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। क्योंकि देखो आप लोग को पता है कि जो गोल्ड है उसके प्राइसेस हाई होने ही होने हैं। ठीक है, फ्यूचर में जाकर गोल्ड की जो डिमांड है वो और बढ़ेगी, उसके प्राइसेस और हाई हो जाएंगे, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी यहाँ पर अच्छा माना जाता है। पर जब ज्यादातर लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं तो गोल्ड की क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है, जिस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू किया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक तरह का सब्सिट्यूट है गोल्ड का। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिनको ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट किया जाता है, यानी कि अगर आप कोई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, तो जैसे 10 ग्राम, मान लो कि आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा है, ठीक है, तो ये जो 10 ग्राम गोल्ड है इसी में यहाँ पर जो हमारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसे भी यहाँ पर डिनोट जो है वो किया जाएगा। यानी कि आप अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो और उसके ऊपर 10 ग्राम गोल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपने एक तरह से 10 ग्राम गोल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, आपको फिजिकल गोल्ड यहाँ पर रखने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। आपको जो पेमेंट करनी होती है वो कैश में करनी होती है। जैसे अगर मान के चलो मार्केट में प्राइस चल रहा है 10 ग्राम गोल्ड का, वो चल रहा है यहाँ पर 1 लाख रुपए, तो आपको क्या करना है, अगर एक 10 ग्राम गोल्ड के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको जब आप मेच्योर ये गोल्ड बॉन्ड हमारे मेच्योर हो जाएंगे, तो मेच्योरिटी के वक्त जो है उस समय जो गोल्ड का जो प्राइस चल रहा होगा वो आपको पे कर दिया जाएगा। जैसे 5 साल के बाद ये मेच्योर हो रहे तो 5 साल के बाद 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 2 लाख रुपए, तो आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चीज आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करके मिलती है वो आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी जो है वो मिल जाते हैं। तो इस कई स्टूडेंट क्या कहते हैं कि यहाँ पर शायद गोल्ड में हमें गोल्ड देना पड़ता है या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कैश में पैसा पे करना होता है और जैसे ही मेच्योरिटी होती है आपको कैश में ही पैसा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखो, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको ऑक्शन में जो है वो सोल्ड किया जाता है। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के यहाँ पर इस ऑक्शन को जो है वो कंडक्ट करवाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सील करता है। अब ये जो ऑक्शन होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइस बेसिस, एक होता है प्राइस बेसिस। प्राइस बेसिस के अंदर जो कूपन होता है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है। कहने का मतलब क्या है कि प्राइस बेसिस ऑप्शन के अंदर जो प्राइस है उसकी यहाँ पर बोली लगाई जाती है कि इन्वेस्टर यहाँ पर कितने प्राइस पे सिक्योरिटीज को खरीदना चाहते हैं। और जो कूपन इंटरेस्ट होता है वो पहले से ही डिटरमाइंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर 10% का आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा। अब इन्वेस्टर यहाँ पर बोली लगा रहे हैं कि वो इस सिक्योरिटीज को कितने में खरीदने के लिए तैयार है। तो ये जो ऑप्शन है जिसमें प्राइस को डिटरमाइन किया जा रहा है ये होता है प्राइस बेसिस। यील्ड बेसिस के अंदर जो प्राइसेस होते हैं सिक्योरिटीज के वो पहले से ही फिक्स होते हैं, पर जो कूपन है उसके लिए यहाँ पर बोली लगाई जाती है कि हमें 10% चाहिए, हमें 20% चाहिए या फिर हमें यहाँ पर 30% जो है वो चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो आरबीआई ने ये जो स्कीम थी वो 12 नवंबर 2021 को लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंदर जो इंडिविजुअल थे उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर के पास जाओ, है ना, तो या फिर हमारे जो प्राइवेट डीलर्स है उनके साथ बात करो, उनके जरिए यहाँ पर इन्वेस्ट करो। पर जैसे ही यहाँ पर आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया तो हमारे जो इंडिविजुअल्स है अब वो भी अलाउड है कि वो सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल्स जो है उनको यहाँ पर एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो है वो ओपन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम एलिजिबल सिक्योरिटीज की बात करें जो कि स्कीम के अंदर परचेज की जा सकती है, इन्वेस्ट की जा सकती है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटेड सिक्योरिटीज, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से इन्वेस्टर यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, तो पहला है रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर। क्या है रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर? मतलब जो भी रेजिडेंट है उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, रुपी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए रेजिडेंट के पास, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अगर हम नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी डीलर्स की। प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? तो प्राइमरी डीलर्स ऐसी एंटिटीज होती है जो कि आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती है और उनके पास लाइसेंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने का। यानी कि वो डायरेक्टली आरबीआई से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकती है ताकि वो उसको यहाँ पर आगे चलकर दूसरे बायर्स को सेल करके रीसेल करके प्रॉफिट जो है वो कमा सके। जो प्राइमरी डीलर सिस्टम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर उसे इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 1995 में। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें कि कौन कौन यहाँ पर प्राइमरी डीलर बन सकता है, तो देखो कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी अगर कोई सब्सिडरी है तो वो यहाँ पर प्राइमरी डीलर जो है वो बन सकता है। इसके अलावा अगर कोई सब्सिडरीज है, ज्वाइंट वेंचर है जो कि इंडिया में सेटअप किया गया है किसी बाहर वाली फॉरेन कंपनी के द्वारा, तो वो भी यहाँ पर प्राइमरी डीलर बन सकती है। अगर कोई कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेटेड है, तो वो भी यहाँ पर प्राइमरी डीलर बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में फिम्डा भी यहाँ पर कहते हैं। तो फिम्डा बेसिकली यहाँ पर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फिक्स्ड इनकम और डेरिवेटिव मार्केट के साथ जुड़ी हुई है। देखो फिम्डा का जो मेन काम है वो है क्या है कि जो फिक्स इनकम मार्केट है और जो डेरिवेटिव मार्केट है उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, जिसके लिए वो कई सारे यहाँ पर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अभी जो फिम्डा है वो बेसिकली कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर की एक एसोसिएशन है। यानी कि हमारे जो मेंबर्स है फिफ्थ के वो कमर्शियल बैंक्स भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है और प्राइमरी डीलर्स भी है। अगर हम रोल की बात करें तो मेन काम तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो हमारी मार्केट है मनी मार्केट और जो डेरिवेटिव मार्केट है, जो फिक्स इनकम मार्केट है और जो डेरिवेटिव मार्केट है उनको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना, जिसके लिए वो कई सारी यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे कि बेंचमार्क रेट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती है, साथ के साथ न्यू डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पर इशू करती है ताकि बेंचमार्क की रेट से इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जा सके और नए नए यहाँ पर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो इन्वेस्टर के लिए। हमारे जो डीलर्स हैं जो कि यहाँ पर डील करते हैं बायर्स के साथ, इन्वेस्टर के साथ, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, उनकी डेवलपमेंट करनी, उनको सपोर्ट करना ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। साथ के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट को भी डेवलप करना
ताकि जो काम है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ जो है वो किया जा सके। और अगर किसी भी तरह का यहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट के केस में आर्बिट्रेटर के तरीके से काम करना, ताकि जो डिस्प्यूट है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो सुलझाया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। क्या है हमारे यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट? अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या है, देखो यहाँ तक हमने बात की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अब यहाँ पर हमारी जो कंपनीज होती हैं वो भी यहाँ पर फिक्स इनकम मार्केट में जो है पार्टिसिपेट करती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करती है, और इसके अंदर मेनली हमारा आता है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जहां पर जो इशूअर है बॉन्ड का वो फंड यहाँ पर रेज करता है एट अ सर्टेन कॉस्ट टू सर्टेन टाइम पीरियड। यानी कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको यहाँ पर जो इशूअर है वो इसलिए रेज करता है, मतलब इशू करता है ताकि वो फंड रेज कर सके, और ये जो फंड्स हैं वो एक सर्टेन कॉस्ट के ऊपर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है यहाँ पर रेज किए जाते हैं। और जैसे वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो सारा का सारा जो पैसा है वो मेच्योरिटी के ऊपर जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वापस जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक एक्स वाई जेड कंपनी है, उसको यहाँ पर कंपनी की उसको पैसों की यहाँ पर जरूरत है, कितनी यहाँ पर 1 लाख 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो उसने यहाँ पर क्या है बॉन्ड्स इश्यू किए हैं, है ना। तो देखो ये बॉन्ड इशू किए ताकि ये फंड को जो है वो रेज कर सके कंपनी। ठीक है, अभी जो फंड एक सर्टेन कॉस्ट के ऊपर रेज किया जाता है तो कंपनी ने इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट पे करी है, तो ये कंपनी के लिए बेसिकली क्या है, एक तरह का कॉस्ट है। ठीक है, तो एट अ सर्टेन केस, और ये जो बॉन्ड इशू किए गए वो 5 सालों के लिए इशू किए गए, यानी कि 5 सालों तक पैसा अपने पास कंपनी रखेगी, जैसे ये मेच्योर हो जाएंगे सारा पैसा जो है वो हमारे इन्वेस्टर को वापस जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टर्म एसोसिएटेड विद बॉन्ड। बॉन्ड के साथ कौन कौन सी यहाँ पर टर्म एसोसिएटेड, सबसे पहले देखो क्या है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को हम लोग पार वैल्यू भी कहते हैं। तो हमारा जो बॉन्ड है उसकी जो पार वैल्यू, उसके फेस पे जो वैल्यू लिखी है, कहने का मतलब जो उसकी एमआरपी है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जैसे अगर किसी कंपनी की बॉन्ड की जो एमआरपी है वो कितनी 100 है, तो वो उस बॉन्ड की क्या कहलाएगी, फेस वैल्यू कहलाएगी। और ये जो फेस वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कि एक फर्म ने कितना पैसा जो है दूसरी जो हमारे इन्वेस्टर्स है उससे कितना पैसा जो है वो बोरो किया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कूपन रेट की। तो बॉन्ड के ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कूपन रेट। मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी का मतलब है जो स्पेसिफाइड पीरियड था, यानी कि अगर 5 साल के लिए बॉन्ड इश्यू किया है, अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड यहाँ पर पूरा हो जाता है तो हमारा जो बॉन्ड है वो मेच्योर हो जाता है। रिडम्पशन वैल्यू की बात करें तो मेच्योरिटी के ऊपर बॉन्ड होल्डर को जो भी वैल्यू मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन वैल्यू। अगर मान के चलो जब बॉन्ड को रिडीम किया गया मेच्योरिटी के ऊपर तो उसको यहाँ पर 10 लाख रुपए यहाँ पर मिले, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रिडम्पशन वैल्यू कहलाएगा। अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू क्या होती है? तो मार्केट वैल्यू बेसिकली ऐसा प्राइस होता है जो कि उस बॉन्ड का मार्केट में चल रहा होता है, यानी कि एक मार्केट के अंदर बॉन्ड को जिस प्राइस पे खरीदा और बेचा जा रहा है उसी को हम उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मार्केट है वो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या है हमारी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का जो है वो ट्रेड किया जाता है। जैसे अगर आपको यहाँ पर रुपीस के बदले आपको यहाँ पर डॉलर चाहिए तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तो पहला देखो क्या है, लिक्विडिटी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ना लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, मतलब कि आपको जब भी करेंसीज का ट्रेड करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आप रुपीस को सेल करके यूएसडी ले सकते हो, यूएसडी को सेल करके आप रुपीस भी ले सकते हो। मार्केट ट्रांसपेरेंसी काफी यहाँ पर देखने को मिलती है, कुछ भी चीज यहाँ पर छुपी छुपाई नहीं होती है, मतलब किसी भी तरह का फ्रॉड जो है वो नहीं हो रहा होता है। डायनामिक मार्केट जो हमारा फॉरेक्स मार्केट होता है वो काफी डायनामिक होता है, वो मिनटों में यहाँ पर चेंज, मतलब कि मिनटों सेकंडों में यहाँ पर चेंज जो है वो होता रहता है, यानी कि जो प्राइसेस है करेंसीज के वो हर सेकंड जो है वो चेंज होते रहते हैं। प्रॉम्प्टनेस की अगर बात करें तो ये काफी प्रॉम्प्ट भी होता है, यानी कि आप अगर कोई रिक्वेस्ट देते हो तो जल्दी से जल्दी उसको यहाँ पर सॉल्व भी करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स की टाइप की, तो इसमें मेनली हमारे आता है स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट देखो ऐसी मार्केट होती है जहां पर इमीडिएटली बेसिस पे करेंसीज का जो है वो ट्रेड किया जाता है। जैसे अगर आपने रुपीज यहाँ पर सोल्ड की, आपने यहाँ पर रुपीज जो है वो सेल की, ठीक है, और इमीडिएटली आपको यहाँ पर यूएसडी जो है वो मिल गई, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो स्पॉट मार्केट के अंदर परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर करेंसीज का जो ट्रेड होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो जाता है, पर जो एक्चुअल ट्रेड होता है वो एक फ्यूचर डेट के ऊपर होता है। जैसे ए और बी पर्सन है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने कहा कि मैं आपसे ना 3 महीनों के बाद वन 100 यूएसडी जो है 80 रुपीज पर डॉलर के रेट पे जो है वो खरीदेगा, यानी कि $1 के बदले में आपको 80 रुपए यहाँ पर जो दूंगा
तो ए बी ने यहाँ पर एग्रीमेंट कर लिया। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हो गया है, पर ट्रांजेक्शन जो है वो 3 महीनों के बाद होने हैं, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फॉरवर्ड मार्केट। उसके बाद क्या है, फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट बेसिकली फॉरवर्ड मार्केट भी होता है, यानी कि यहाँ पर भी आप कॉन्ट्रैक्ट तो आज कर लेते हो, पर जो ट्रांजेक्शन है वो आप एक फ्यूचर डेट पे करते हो। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन की कमी होती है, कोई भी चीज स्टैंडर्ड नहीं होती है। जो टर्म एंड कंडीशन है वो हमारे जो बायर और इन्वेस्टर होते हैं वो खुद यहाँ पर डिसाइड करते हैं। पर फ्यूचर मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर फ्यूचर मार्केट जो है वो काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइज होती है, यानी कि वहां सारा काम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। और अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको एक्सचेंज के थ्रू जो है वो जाना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन मार्केट क्या है, तो ऑप्शन मार्केट में ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं, ऐसे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं जिसके साथ यहाँ पर कोई ऑप्शन अवेलेबल होती है। कहने का मतलब क्या है कि आप ना जब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हो और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप फ्यूचर डेट के ऊपर इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय भी कर सकते हो या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो वो हमारा ऑप्शन मार्केट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्शन मार्केट जो है वो कहलाता है। अब ये बाइंग के लिए भी हो सकता है और सेलिंग के लिए भी हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि हम एक फ्यूचर डेट पर आपसे सामान खरीदेंगे, तो आप यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते हो, आपकी ऑप्शन है, ये आपको करना ही पड़ेगा। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होती है, आपका मन करे तो आप करिए, नहीं करे तो रहने दीजिए। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर परचेज मत कीजिए। नेक्स्ट अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कौन कौन से यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो मेन रोल यहाँ पर प्ले करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो कि करेंसीज को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। उसके बाद है ब्रोअर। ब्रोअर बेसिकली यहाँ पर हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको क्लाइंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट करवाते हैं, एक इंटरमीडियरी के तरीके से काम करते हैं। उसके बाद है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बेसिकली यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है, ताकि इंश्योर रहे कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मेंटेन रहे। उसके बाद देखो हेज फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो जो हेज फंड्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो बेसिकली यहाँ पर जो अपना रिस्क है उसको कम करने के लिए जो है यहाँ पर ट्रेड जो है वो करते हैं। सॉवरेन फंड। सॉवरेन फंड बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उनसे जो भी उनको सेल करके जो भी पैसा आता है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करने का काम करती है। उसके बाद है इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल जैसे हम और आप लोग स्कीम के जरिए जो इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो हमारे यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं, तो पहला फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा होता है हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की यहाँ पर बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन का काम होता है कि जो भी रिस्क है, जो भी यहाँ पर रिस्क है उसको जो है वो ट्रांसफर किया जा सके। साथ के साथ हमारा जो करेंसीज है उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, ताकि जो फॉरेन ट्रेड है वो सही तरीके से यहाँ पर हो सके। यानी कि रुपीस को ट्रांसफर करता है यूएसटी में, यूएसटी को ट्रांसफर करता है रुपीज में, ताकि जो ट्रेड है दो कंट्रीज के बीच में वो यहाँ पर सेटल जो है वो हो सके। क्लियर है आपको, क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार मुझे बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। ऑनेस्टली नेक्स्ट जो हमारी मार्केट है वो है इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है, तो इंश्योरेंस मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जहां पर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज को यहाँ पर सेल करती है, और जो हमारे बायर होते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब आप लोगों को पता ही है कि एक तरह की हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है या फिर खरीदनी है तो उसे कहाँ जाना पड़ता है, इंश्योरेंस मार्केट में जाना जाता है। इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करने का काम जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। तो हमारे यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, तो इंश्योरेंस मार्केट में इतना ज्यादा डीप में जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस के बारे में जो हमारे दूसरे चैप्टर है जैसे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं तो वहां पर हम थोड़ा डिस्कस जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की। तो जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उसके क्या क्या यहाँ पर फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस कितना होगा उसको डिटरमाइन करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो डिमांड है और जो सप्लाई है हमारे मार्केट के अंदर, उसके बेस पर प्राइस को जो है डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल मार्केट। उसके बाद है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। देखो आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको सेल करना चाहते हो तो आप आसानी से फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे और वहां पर सेल करोगे, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत सारे बायर पता है बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कि जो
जो वो बाय कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो फाइनेंशियल मार्केट में ही कर सकते हैं। यानी कि ये बायर और सेलर को कनेक्ट करने का काम करता है, जिससे लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, कि आप आसानी से एक्सेस कर पाते हो, यानी कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर पाते हो और सेल कर सकते हो। उसके बाद है फंड मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो जो भी एक्सेस में फंड पड़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से मोबिलाइज करने में भी काफी हेल्प करता है। जैसे अगर किसी के पास सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, तो वो उस फंड को उन लोगों तक पहुंचाता है जिनको फंड्स की जो है वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी की। प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर क्या होता है? अगर हम यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी की बात करें, तो प्राइस डिस्कवरी एक ऐसा यहाँ पर मेथड होता है जिसके जरिए जो एसेट है उसका हम प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर पाते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं? जो हमारा बायर और सेलर है उनके बीच में इंटरेक्शन की जाती है, और जब वो आपस में टर्म एंड कंडीशन फिक्स करते हैं तो हम यहाँ पर एक जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है वो फिक्स कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर डिटरमाइन प्राइस डिस्कवरी। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि मतलब जब आप किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस को डिस्कवर कर रहे हो तो कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है? पहला देखो क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके बेस पर प्राइस डिस्कवरी जो है वो की जानी चाहिए। जैसे अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो उसका प्राइस हाई होगा। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसका प्राइस जो है वो लो होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एटीट्यूड टू रिस्क। अगर यहाँ पर मान के चलो जो एटीट्यूड है हमारे इन्वेस्टर्स का, वो ऐसा है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वहां पर जो प्राइस है वो डिफरेंट तरीके से जो है मेजर किया जाएगा। और अगर हमारे जो इन्वेस्टर है वो रिस्क लेना चाहते हैं तो वहां पर प्राइस जो है वो अलग तरीके से मेजर किया जाएगा। उसके बाद वोटैलिटी, यानी कि हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें वोटैलिटी यहाँ पर कितनी है, चेंजेस यहाँ पर कितने जो है वो आने की संभावना है, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी यहाँ पर अवेलेबल है, उसके बेस पर भी हम जो है वो डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस यहाँ पर कितना रहना चाहिए। क्लियर है आपको यहाँ तक? क्लियर है आपको यहाँ तक? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दे क्या आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए। और हमारी जो आईएफएस की और जो एएफएम की जो सीरीज है वो कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पर आ रही है, जिसके अंदर हम लोग आईएफएस और एएफएम के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर डिटेल में कॉन्सेप्चुअल वे में यहाँ पर समझ रहे हैं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आप उस सीरीज को यहाँ पर फॉलो करें, और अगर अभी तक आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को भी जरूर यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। और आरबीडब्ल्यूएम की भी हमारी यहाँ पर जो क्वेश्चंस वीडियोस हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम आरबीडब्ल्यूएम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम बहुत ही नजदीक है, ठीक है। परसों को सैटरडे को हमारा यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम है, तो आरबीडब्ल्यू का, तो आपको अभी से यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। बाकी हमारी जो मेगा क्लासेस हैं उनका जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर टाइम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में आईएफएस की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।